तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज स्मैकडाउन में हमें कोडी रोड्स देखने को मिले हैं एंड उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है जॉन सीना के बारे में। क्या हुआ है आज स्मैकडाउन में, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में ही बैक स्टेज से दिखाया जाता है ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर आते रहते हैं एंड उन्हों को दिख जाते हैं डेमियन प्रीस्ट। वे डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं, वे प्रोडक्शन बॉक्सेस के ऊपर देकर मारते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर का वहाँ पर फेस देखने लायक रहता है। ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा किलस चुके हैं एंड अभी वे रो पड़ेंगे। तो ड्रू मैकिंटायर तो काफ़ी ज़्यादा किलस चुके हैं डेमियन प्रीस्ट से एंड और भी कुछ होता है इनों के बीच में शो में, उसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में देखने को मिलते हैं द वाइपर रैंडी ओटन। रैंडी ओटन की एंट्रेंस होती है एंड यहाँ पर वे रिंग में आते हैं। वे काफ़ी देर तक म्यूजिक को सुनते रहते हैं, अभी वे कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद यहाँ पर वे कहते हैं कि जब से मैं WWE से गया हूँ काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। यहाँ पर वे जॉन सीना का नाम ड्रॉप करते हैं एंड जॉन सीना का नाम लेते ही काफ़ी बू मिलती है यहाँ पर जॉन सीना के नाम को। इसके बाद रैंडी ओटन कहते हैं कि जॉन सीना हमेशा से बिजनेस के टॉप पर रहा है, लेकिन अब वो सिर्फ रॉक का बॉटम बनकर रह गया है। यहाँ पर रॉक बॉटम को एक नया नाम देते हैं। इसके बाद वे हंसते भी हैं। इसके बाद वे जॉन सीना के बारे में और भी बातें करते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं कि जॉन सीना में और मुझ में काफ़ी सिमिलरिटी है और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ मैं अपने आप को जोड़ पाता हूँ, उनमें से एक नाम केविन ओवंस का भी है। रैंडी ओटन यहाँ पर कहते हैं कि मैंने और केविन ओवंस ने बिजनेस के लिए काफ़ी लाइनें क्रॉस करी हैं। यहाँ पर वे कहते हैं कि एज अ रेसलर मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन एक आदमी के तौर पर मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पर वे कहते हैं क्योंकि वो एक जेलस आदमी है, वो हर किसी की कामयाबी से जलता है। उसने सेमी ज़ेन का करियर खत्म करने की कोशिश करी, उनने कोडी रोड्स का करियर खत्म करने की कोशिश करी, कोडी रोड्स से जलता है क्योंकि उसके पास अनडिस्प्यूटेड टाइटल है। इसके बाद रैंडी ओटन कहते हैं कि केविन ओवंस मेरा कभी बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन उसने मेरे ऊपर पैकेज स्पाइडर लगा दिया, वो भी किस लिए, क्योंकि मैं अपने दोस्त कोडी रोड्स की रक्षा कर रहा था। वे बताते हैं कि केविन ओवंस ने WWE की हर एक चैंपियनशिप जीती है। अगर आप किसी WWE सुपरस्टार से पूछोगे कि उसका गोल क्या है तो हर कोई यही कहेगा कि मुझे रेसलमेनिया को मैन इवेंट करना है, लेकिन केविन ओवंस ने दो बार रेसलमेनिया को मैन इवेंट कर रखा है, एक बार रेसलमेनिया 39 में, एक बार रेसलमेनिया 38 में। इसके बाद यहाँ पर रैंडी ओटन कहते हैं अब इसने रेसलमेनिया को मैन इवेंट कर रखा है तो इसे और क्या ही चाहिए, केविन ओवंस को और क्या चाहिए। इसके बाद रैंडी ओटन अपनी बैक की इंजरी के बारे में बात करते हैं। आपको पता नहीं हो तो आपको बता दूं, रैंडी ओटन को 1.5 साल पहले उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी खतरनाक इंजरी आई थी। यहाँ पर वे कहते हैं कि 1.5 साल पहले जब मेरी बैक में रीढ़ की हड्डी में इंजरी आई थी तो डॉक्टर ने मुझसे ये कह दिया था कि तुम्हारा करियर अब खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने जी जान से मेहनत करी और मैं WWE में वापसी आया और एलिमिनेशन चेंबर में मैं इसलिए वापसी आया था क्योंकि केविन ओवंस ने मुझे गुस्सा दिलाया था। मैं वहां पर सेमी ज़ेन को सेव करने आया था, मैंने वहां पर RKO भी लगाया था केविन ओवंस में। इसके बाद रैंडी ओटन कहते हैं कि लेकिन ये काफी नहीं था, उनको वहां पर एक ऐसी चीज महसूस हुई जो पिछले 15 साल से नहीं हुई थी और वो एहसास उनको काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर वे कहते हैं कि मेरे सिर में आवाजें गूंजने लगी और उन आवाजों ने मुझसे कहा कि केविन ओवंस में जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से किक मार। यहाँ पर रैंडी ओटन पंट किक की बात करते हैं। अब यहाँ से स्टोरी लाइन से ऐसा लग रहा है कि रैंडी ओटन पंट किक तो मारने वाले हैं केविन ओवंस में। इसके बाद वे कहते हैं कि ध्यान से सुनो कि मैं ये साबित करने वाला हूँ पैट मैकेफी WWE का दूसरा सबसे बेहतरीन पंटर है, यानी पंट किक की बात करते हैं। इसके बाद रैंडी ओटन अपना माइक्रोफोन फेंक देते हैं एंड यहाँ पर उनका थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। यहाँ पर रैंडी ओटन काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हो ना हो रैंडी ओटन पंट किक तो लगाने वाले हैं केविन ओवंस में। काफी कमाल का सेगमेंट था, एक बार सुनिएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर टिफनी स्टैटन वर्सेस पाइपर नेवन का मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर ये मैच ठीक ठाक सा रहता है। लास्ट में टिफनी स्टैटन अपना प्रीटीएस्ट मूनसॉल्ट लगाती हैं, पिन करती हैं एंड वे इस मैच को जीत जाती हैं और जीतना भी था क्योंकि वे WWE की वुमेन्स चैंपियन है। लेकिन यहाँ पर चीज खत्म नहीं होती है। शार्लेट फ्लेयर आती है एंड उनकी नी को टारगेट बनाती है शार्लेट फ्लेयर टिफनी स्टैटन की। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर सबमिशन होल्ड में ही फंसाती है एंड बैक स्टेज में पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो शार्लेट फ्लेयर कहती है कि मैंने पहले ही वॉर्न करा था एंड B-Fab के साथ शार्लेट फ्लेयर का मैच भी ऑफिशियल हो जाता है क्योंकि ये यूरोप टूर पर जाने वाले, तो वहाँ पर शार्लेट फ्लेयर वर्सेस B-Fab का हमें मैच देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से निक एल्डिस को दिखाया जाता है एंड यहाँ पर वे समझाते हैं कि टैग टीम डिवीजन में चल क्या रहा है। अब यहाँ से ये तो पता लग गया है, WWE को ये पता है कि फैंस यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि टैग टीम डिवीजन में स्टोरी लाइन क्या चल रही है। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि इससे इसका मैच होगा, इससे इसका मैच होगा, एक बोर्ड रहता है उस पर समझाते हैं एंड यहाँ पर हमें पता लगता है कि ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच होने वाला है, उससे इनों का नंबर 1 कंटेंडर निकल कर आने वाला है। इसके बाद शो पर एक कमाल की चीज हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं इस चीज के लिए एक्साइटेड था क्योंकि WWE ने ऑफिशियल कर रखा था कि स्मैकडाउन में जेड कारगिल आने वाली हैं, तो ये देखने के लिए मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था कि यहाँ पर होने क्या वाला है। बियांका ब्लेयर आती है, यहाँ पर वो कहती है कि मैं एलिमिनेशन चेंबर को जीत चुकी हूँ, अब मैं रेसलमेनिया में जाने वाली हूँ, मेरा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है। यहाँ पर वे नाओमी को बुलाती है, यहाँ पर वो कहती है कि नाओमी मुझे पता है
तो बैक स्टेज में है तो तू आ जाए यहाँ पर। वे कहती हैं कि क्या तूने ये सब करा है। यहाँ पर नेओमी इधर उधर बात घुमाने की कोशिश करती है, यहाँ पर कुछ कहती है, लेकिन यहाँ पर बियांका ब्लेयर भी काफ़ी चालाक निकलती है। यहाँ पर वे कहती हैं तू मुझे सिर्फ यस या नो में जवाब दे। यहाँ पर वे कहती हैं कि हाँ मैंने अटैक करा था। तो यहाँ पर ये दोनों ही सुपरस्टार रोने लग जाते हैं, बियांका ब्लेयर रोने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी चीज़ मुझे इरिटेट भी लगती है, जब यहाँ पर ये चिल्ला रही थी, किल्लियाँ लगा रही थी, तो काफ़ी वो इरिटेट कर रहा था। इसके बाद बियांका ब्लेयर जाने लग जाती है, नेओमी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बियांका ब्लेयर कह देती हैं मुझे छुए मत। इसके बाद यहाँ पर हमें टाइटन ट्रोन पर दिखाई देता है कि एक एसयूवी आई है एंड उसमें से निकलती है अपनी जेट कारगिल। जेट कारगिल की हमें बैक स्टेज से एंट्री दिखाई देती है एंड जेट कारगिल को बियांका ब्लेयर भी नहीं रोकती है। यहाँ पर वे तो कह देती हैं जो तुझे करना है कर ले। जेट कारगिल जाती है, नेओमी भगने लग जाती हैं, वे टाइम कीपर्स एरिया में जाने लग जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जेट कारगिल काफ़ी बुरा तोड़ती हैं एंड लास्ट में जेट कारगिल अपना फिनिशर भी लगा देती हैं। एक ऐसी स्टोरी लाइन है जिसमें टाइटल भी नहीं है एंड फिर भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस बात से डब्ल्यूडब्ल्यूई की। वैसे आपका कहना है इस स्टोरी लाइन के बारे में, आप बताइएगा ज़रूर। इसके बाद हमें शो पर ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस सोलो सिकोगो का मैच देखने को मिलता है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की मुझे इस चीज़ से शिकायत है, सोलो सिकोगो को जब इतना बढ़िया दिखा रहे थे कि मैं ट्राइबल चीफ हूँ, जब रोमन रेंज का रिटर्न भी नहीं हुआ था इतना कमाल का दिखा रहे थे, लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका है तो अब इतना बेकार दिखा रहे हैं। मैच में उन्हें इतना खास नहीं दिखाया है। ब्रॉन स्ट्रोमन सोलो सिकोगो में पावर स्लैम लगा देते हैं और यहाँ पर पिनी की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर टामा टोंगा आ जाते हैं, उनसे कुछ भी बात नहीं बनती। यहाँ पर ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है। यहाँ पर जेका फाटू भी आते हैं, जेका फाटू एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में काफी खतरनाक यहाँ पर ब्रोल होती है। ये दोनों ही सुपरस्टार लड़ते लड़ते डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के बीच में चले जाते हैं। वहाँ पर रखे रहते हैं प्रोडक्शन बॉक्सेस, उनके ऊपर ये दोनों सुपरस्टार चढ़ जाते हैं। अब दोनों ही सुपरस्टार उन बॉक्सेस पर चढ़कर कुछ ना कुछ मारने की कोशिश करते हैं। जेका फाटू यहाँ पर अपना समोन ड्रॉप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन पकड़ते हैं, चोक स्लैम लगा देते हैं टेबल के ऊपर। इसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ यही शिकायत रहने वाली है कि सोलो सिकोगो के साथ इतना गलत मत करो। जेका फाटू के साथ वो फील हो रही है कि हाँ ये बड़ा सुपरस्टार है, जेका फाटू ऐसे लग रहे हैं कि वे सोलो सिकोगो से ही बड़े सुपरस्टार हैं। अब जेका फाटू वर्सेस सोलो सिकोगो को आपको मैच कराना है तो जेका फाटू को भी तो अच्छा दिखाना होगा। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एक स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिलता है, वो भी चेल्सी ग्रीन वर्सेस मशीन के बीच में। मैच काफी कमाल का रहता है, काफी खतरनाक यहाँ पर हमें स्पोर्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें पाइपर नेवन एंड बी फैब की भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, मशीन टेबल पर लिटाकर चेल्सी ग्रीन को टॉप पर से कूद जाती है उनों के ऊपर। इसके बाद वे पिनी की कोशिश करती हैं, लेकिन एल्बा फायर आकर चेल्सी ग्रीन को रिंग के बाहर खींच लेती हैं। एल्बा फायर रिंग में जाती हैं एंड वे स्टील चेयर के ऊपर कुछ कोड रेड टाइप का लगाती हैं। इसके बाद चेल्सी ग्रीन पिन करती हैं एंड यहाँ पर चेल्सी ग्रीन स्टील रिटेन कर लेती हैं अपनी यूएस चैंपियनशिप को। काफी अच्छा एक एंटरटेनिंग मैच था, आपको जरूर से देखना चाहिए। इसके बाद हमें बैक स्टेज से एक सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर रैंडी ओटन रहता है, कार्मेलो हेब्स रहते हैं, यहाँ पर इनों के बीच में बात होती रहती है। यहाँ पर रैंडी ओटन फोर्टनाइट गेम की भी मजाक बना देते हैं। इसके बाद हमें पता लगता है कि अगले हफ्ते मैच होने वाला है रैंडी ओटन वर्सेस कार्मेलो हेब्स का। इसके बाद हमें शो पर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स आते हैं, वही अपनी कमाल के एंट्रेंस के साथ पटाखे वटाखे फूटते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स रिंग में आते हैं। कोडी रोड्स की आंख काफी खतरनाक यहाँ पर लग रही थी, यहाँ पर इनकी आंख लाल हुई पड़ी थी पूरी, काफी खतरनाक वो लग रहा था। इसके बाद यहाँ पर सीना सक्स के भी चैंट्स लगाता है क्राउड। यहाँ पर कोडी रोड कहते हैं अपनी बेटी की बात बताते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जॉन सीना ने ऐसा क्यों करा। यहाँ पर वे कहते हैं कि जॉन सीना तो सबका फेवरेट है, इस वजह से मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं दीवार से जाकर टकरा गया था। इसके बाद कोडी रोड्स यहाँ पर कहते हैं कि ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि वो दीवार डिजाइन करी गई थी फाइनल बॉस की तरफ से एंड उसमें इन्वॉल्वमेंट थी ट्रेविस स्कॉट की एंड जॉन सीना की, जिसे मैं रेसलमेनिया 41 में तोड़ने वाला हूँ। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि लास्ट ईयर जब मैं रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीता था तो जॉन सीना ने मुझसे ऐसा कहा था कि इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यहाँ पर वे ऐसे कह रहे थे कि जॉन सीना ने कहा था कि इसका वजन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर कोडी रोड्स कहते हैं कि अब भी मुझे ये इतनी भारी नहीं लग रही है, अब भी ये हल्की है। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं, यहाँ पर वे जॉन सीना का डायलॉग मारते हैं, यू वांट सम कम गेट सम। तो ऐसे करके कोडी रोड्स यहाँ पर डायलॉग मार देते हैं जॉन सीना का। इसके बाद तो ये सेगमेंट खत्म हो जाता है, लेकिन डेम मेजर की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। यहाँ पर इनों का ऐसा कहना है कि जॉन सीना का जो हील टर्न हुआ है, ओरिजिनली ऐसा प्लान बिल्कुल भी नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूई का। यहाँ पर इनों का ऐसा कहना है कि जॉन सीना का हील टर्न होना ही नहीं था, बल्कि कोडी रोड्स का हील टर्न होना था। कोडी रोड्स यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाले थे द रॉक के ऑफर को, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कोडी रोड्स को ये प्लान पसंद नहीं आया था। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये बिजनेस के लिए सही नहीं है, इसी वजह से हमें जॉन सीना का हील टर्न देखने को मिला था। वरना डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान ऐसे थे कि एक तरफ कोडी रोड्स हील रहे थे एंड एक तरफ हमें बेबी फेस जॉन सीना ही देखने को मिलता। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट निकल कर आ रही है डेम मेजर की तरफ से। वैसे मैं तो यही कहना चाहूंगा, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, वैसे भी जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर है और हम लोग कह भी रहे थे कि जॉन सीना के साथ कुछ अलग करो, तो ये तो काफी अच्छी चीज हुई है। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस
जिमी ऊसो का मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर अपनी क्लेमोर किक लगाते हैं एंड जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर दोबारा से पीटने जाते हैं जिमी ऊसो को, लेकिन यहाँ पर पीछे से आकर अटैक कर देते हैं डेमन प्रीस्ट। अब यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा, डेमन प्रीस्ट के साथ मत डालो ड्रू मैकिंटायर को। ऐसा ही यहाँ पर जैसे सोलो सिको के साथ फील हो रहा है ना, ऐसा ही ड्रू मैकिंटायर के साथ फील हो रहा है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने पूरे ही 2024 में हमें इतना एंटरटेन करा है और आप उन्हें रेसलमेनिया 41 में एक अच्छा मैच भी नहीं दे सकते। हाँ, स्टोरी लाइन वाइज अच्छा हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर और बड़ा मैच डिजर्व करते थे। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है एले नाइट वर्सेस नाकामोरा का मैच, वो भी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। मैच काफी कमाल का रहता है और वो स्पोर्ट काफी कमाल का लगता है एले नाइट को ऊपर, सिंस के नाकामोरा कुछ थूकने की कोशिश करते हैं लेकिन एले नाइट हट जाते हैं और रेफरी को ऊपर लाल लाल सा वो थूक चला जाता है। काफी कमाल को लगता है। मैच के लास्ट में एले नाइट अपना डीएफटी फिनिशन लगा देते हैं स्टील चेयर के ऊपर और यहाँ पर पिन कर जीत जाते हैं एंड एले नाइट बन जाते हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। अब यहाँ पर मैं यही बात कहना चाहूंगा, अगर एले नाइट को चैंपियनशिप दोबारा से जितानी थी तो एले नाइट को पहले नाकामोरा से हरवाया क्यों। ऐसा लग रहा था कि नाकामोरा के साथ कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आपने उन्होंने चैंपियनशिप ही हरवा दी। होपफुली डरवली के पास नाकामोरा के लिए कुछ अलग प्लान्स हो। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। तो ये कुछ देखने को मिलता है हमें आज स्मैकडाउन में। आपको ये शो कैसा लगा एंड आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना एंड आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।